जय मां शारदे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रिद्धि ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का जो हमारा वो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। दोनों के डिफरेंस को देखेंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस के आधार पे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आगे वीडियो की ओर। तो डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी में बेसिस ऑफ डिफरेंस है यानी अधिनियम। तो कंपनी में कहता है कि कंपनी किस अधिनियम के अकॉर्डिंग होता है, तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 तथा संशोधित अधिनियम 2013 लागू होता है। ठीक है, कंपनी पर कौन सा एक्ट है, तो कंपनी एक्ट 1956 एंड कंपनी एक्ट 2013। और पार्टनरशिप पे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 तथा संशोधित अधिनियम 2013 लागू होता है। यानी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 2013 दोनों इस पे लागू होता है। दूसरा जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, यानी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कंपनी का फॉर्मेशन हो सकता है। बट पार्टनरशिप का साझेदारी का पंजीकरण कराना ऐच्छिक होता है, वॉलंटरी होता है, करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सबकी संख्या यानी नंबर ऑफ मेंबर्स, किसमें कितने मेंबर होते हैं। तो सार्वजनिक कंपनी यानी पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं होती है। निजी कंपनी में यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, कंपनी में। और पार्टनरशिप में कहता है साझेदारी फॉर्म में बैंकिंग व्यवसाय में न्यूनतम मिनिमम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। यहाँ लिखना मैं छोड़ती हूँ, 50 मैक्सिमम होना चाहिए। सामान्य व्यवसाय में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होने चाहिए। ठीक, दोनों कंडीशन में, क्योंकि 2013 जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है, वो 50 पे आ गई है। नेक्स्ट आते हैं बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या है, दायित्व यानी लायबिलिटी। कंपनी का अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है, मतलब यहाँ जितने भी शेयर होल्डर हैं उनका जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होता है। जितना वो शेयर कंपनी का लिए रहेंगे, जितने के वो शेयर के मालिक हैं, उतना ही उनका लायबिलिटी होगा। इसलिए यहाँ पे लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। बट पार्टनरशिप में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। असीमित यानी अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि अगर फर्म की लायबिलिटी को पूरा करने में अगर फर्म असमर्थ है तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल संपत्ति को भी बेच करके और लायबिलिटी को पूरा करना होता है। वो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी साझेदारी में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी का रजिस्ट्रार से इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट प्राप्त होने पर ही कंपनी का निर्माण होता है, क्योंकि कंपनी का जब तक एक लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ के प्रोसेस से इनका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट जब मिल जाएगा तभी कंपनी का निर्माण होगा। लेकिन पार्टनरशिप में साझेदारी के लिए ऐसे किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन ही कराना वॉलंटरी होता है, ऐच्छिक होता है। इसलिए इसके लिए सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मैनेजमेंट यानी प्रबंध। तो कंपनी का प्रबंध केवल चुने हुए व्यक्ति, जिन्हें संचालक यानी डायरेक्टर कहते हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। इसका जो कंपनी का ऑपरेशन है, चूँकि शेयर होल्डर तो इसके बहुत सारे होते हैं और बहुत जगह के लोग होते हैं, तो संभव नहीं है कि हर लोग इसका मैनेजमेंट करें। इसलिए उन्हीं के द्वारा, जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं वो इसका ऑपरेशन करते हैं, यानी इसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर पार्टनरशिप में क्या होता है कि प्रत्येक साझेदार प्रबंध में भागीदारी लेने का अधिकार रखता है। मतलब जितने भी साझेदार हैं वो मैनेजमेंट में भागीदारी को लेंगे और सारा
ऑपरेशन भी उनके द्वारा ही किया जाता है। 7 पॉइंट क्या कहता है, आपसी संबंध यानी म्यूचुअल रिलेशनशिप किसका किसके साथ कैसा होता है। तो कंपनी में कहता है कि अंशधारी कंपनी का स्वामी होता है, एजेंट नहीं। मतलब जितना भी शेयर होल्डर है वो कंपनी का क्या होगा, ऑनर होगा, एजेंट नहीं होगा। क्योंकि यहाँ काम करने के लिए तो डायरेक्टर्स को चुना जाता है, तो यहाँ सिर्फ अंशधारी क्या होता है, ऑनर होता है, एजेंट नहीं। बट पार्टनरशिप में प्रत्येक हिस्सेदार फर्म का स्वामी व एजेंट दोनों होता है। मतलब जितने भी पार्टनर हैं वो फर्म के स्वामी भी हैं यानी ऑनर भी हैं और उसके एजेंट भी हैं, एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। नेक्स्ट जो अंकेक्षण यानी ऑडिट, जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, ऑडिट। ऑडिट के आधार पे क्या कहता है कि कंपनी के पुस्तकों का ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। मतलब जो भी बुक्स होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट को रखना कंपनी के लिए कंपल्सरी होता है। लेकिन साझेदारी की पुस्तकों का ऑडिट कराना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि अगर साझेदारी रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको किसी को भी दिखाने का, अपनी पुस्तक को दिखाने का नहीं है अधिकार, ना उसको रिस्ट्रिक्शन है कि दिखाना है, इसलिए ऑडिट कराना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बेसिस ऑफ डिफरेंस में क्या कहता है कि कैपिटल यानी पूंजी। तो कंपनी में शेयर इशू करके पूंजी प्राप्त की जाती है, ठीक है। पब्लिक के बीच में शेयर को इशू करके और फिर कैपिटल को प्राप्त किया जाता है। लेकिन साझेदारी में साझेदार अपनी ही पूंजी लगाते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक विवरण यानी एनुअल स्टेटमेंट। तो क्या कहता है कि कंपनी में एनुअल रिपोर्ट तैयार करके रजिस्ट्रार के पास भेजी जाती है। ईयरली वाइज एनुअल रिपोर्ट मतलब क्या हुआ, कितना बैलेंस शीट बना, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, ये सारा रिपोर्ट बना करके रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है कंपनी के केस में। लेकिन पार्टनरशिप में साझेदारी में एनुअल रिपोर्ट तैयार करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ डिफरेंस है वो क्या है, पृथक अस्तित्व यानी सेपरेट एंटिटी। सेपरेट एंटिटी में क्या कहता है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जिसका अपना एक पृथक अस्तित्व होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। तो लॉ के अकॉर्डिंग ये बना हुआ एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में काम करता है, इसलिए इसका एक पृथक यानी सेपरेट एंटिटी होता है। यानी ये अपने नाम से एसेट्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर पार्टनरशिप में साझेदारी फर्म का साझेदारों से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। कानून की नज़र में दोनों एक ही हैं। मतलब साझेदारी फर्म कभी भी अपने नाम से कोई संपत्ति को नहीं खरीद सकता, न बेच सकता है। वहाँ अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता है। अब पूंजी की मात्रा यानी क्वांटम ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो इसमें पूंजी की मात्रा अधिक होती है चूँकि कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और उनके द्वारा कैपिटल प्राप्त होता है, इसलिए इसमें पूंजी की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन पार्टनरशिप में तो सिर्फ पार्टनर्स के द्वारा ही कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए इसमें पूंजी की मात्रा कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, कॉमन सील यानी सार्वमुद्रा। तो इसमें प्रलेखों डॉक्यूमेंट्स पर सार्वमुद्रा लगाना आवश्यक है। कंपनी के केस में जितने भी उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा, प्रोस्पेक्टस होगा, मतलब जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे उस पर कॉमन सील यानी कंपनी के मुहर की आवश्यकता होगी। वही कंपनी का जो मुहर होता है उसी को हम कॉमन सील बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में इसमें सार्वमुद्रा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसका अपना कोई सेपरेट लीगल एंटिटी ही नहीं होता है, इसलिए इसको कॉमन सील की आवश्यकता नहीं होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा समापन यानी वाइंडिंग अप, ठीक है।
वाइंडिंग अप इसका किस तरह से होता है कंपनी का, तो कंपनी का समापन वैधानिक औपचारिकताओं के बाद ही हो सकता है। जैसे इसका फॉर्मेशन लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके होता है, वैसे ही जब कंपनी का समापन भी करना होता है तब कई तरह की लीगल प्रोसेस को लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करनी होती है, उसके बाद ही इसकी समाप्ति हो सकती है। बट पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि साझेदारी का समापन स्वेच्छा से या विशेष परिस्थिति में होता है, मतलब जब मर्जी हो तब स्वेच्छा से उसको बंद किया जा सकता है, या फिर विशेष परिस्थिति। तो विशेष परिस्थिति क्या होगी, जैसे किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, या कोई साझेदार पागल हो जाए, या कोई साझेदार लंबी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो उस केस में उस विशेष परिस्थिति में भी साझेदारी फॉर्म का समापन हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम बेसिस ऑफ डिफरेंस देख लिए कंपनी और पार्टनर्स के बीच में क्या होती है। तो नेक्स्ट वीडियो को जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक भी पूरा से कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।